Good morning students, this is the part 2 of the lecture I have given on Orientalism। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया और अब मैं आपको एक उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स है वो बताती हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बुक के अंदर क्या क्या है। अब मैं डिस्कस करूँगी आपसे कि आप माइन्यूट डिटेल्स क्या है। तो अब आप समझेंगे, अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ओरिएंटलिज्म क्या है, ओरिएंटलिज्म एज अ बुक क्या है एडवर्ड सईद की, और ओरिएंटलिज्म में बुक में क्या है, ओरिएंटलिज्म एज अ मोमेंट क्या है, एज अ लिटरेरी थिंग क्या है। तो अब आपको ये देखेंगे कि हम थोड़ा सा और माइन्यूट डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि अब ओरिएंटलिज्म के अंदर क्या क्या है। अभी तक तो हमने उसको बाहर से देखा, अब क्या क्या किया गया इसमें। तो ओरिएंटलिज्म इज कंसिडर्ड एज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। ओरिएंटलिज्म जो है वो कंसिडर किया जाता है पहला स्टेप पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज़ के लिए। हर कॉलोनियल थ्योरीज जो हैं, जो सब कुछ है, वो अब ओरिएंटलिज्म से शुरू हुई थी। ओरिएंटलिज्म के बाद बहुत सारे आइडियाज़ आते जाएंगे जो इसमें फर्दर जुड़ते जाएंगे। तो एक तरह से ये स्टेपिंग स्टोन है, पहला स्टोन जिससे हमने शुरू किया। ओरिएंटलिज्म फोकस्ड ऑन वेस्ट एंड ईस्ट, ऑक्सीडेंट्स एंड ओरिएंट्स। ये फोकस करता है ईस्ट और वेस्ट पे, वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वेस्ट को हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स और ईस्ट को हम बोलते हैं ओरिएंट, जो आपने पहले लेक्चर में सुना था। तो ना सिर्फ फोकस करता है, ये उस ओपिनियन को भी फोकस करता है जिसने वेस्ट और ईस्ट के बीच में एक बाइनरी डिवीजन क्रिएट किया है। और बाइनरी डिवीजन क्या है? बिल्कुल अपोजिट वाला डिवीजन, रात और दिन का डिवीजन, जाहिल और पढ़े लिखों का डिवीजन, एडवांस और बिल्कुल इलिटरेट का डिवीजन, पैसिव और एक्टिव का डिवीजन। तो ये वो है जिसने बिल्कुल एक बाइनरी डिवीजन क्रिएट किया है, कैनिबल्स और सेंट्स का डिवीजन। तो एक तरह से ये बिल्कुल आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस तरह का डिवीजन क्रिएट किया गया ओरिएंटलिज्म से, ये वो बता रहा है। फिर आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो बाइनरी डिवीजन था ये देता था, ये इसने क्या किया? दिस बाइनरी डिवीजन गेव राइट टू द वेस्ट टू रूल ईस्ट। फ़ायदा क्या हुआ इससे? कि उन्होंने हमारी इमेज ख़राब करी थी। तो इमेज ख़राब करने से बाइनरी डिवीजन करने, बाइनरी डिवीजन मतलब बिल्कुल अपोजिट, उल्टा, रात दिन का जो फ़र्क इन्होंने हमें दिखाया, उससे क्या हुआ? इनको राइट मिल गया। इन्हें ये जस्टिफाई कर पा रहे थे कि ये हमें क्यों रूल कर रहे हैं यहाँ पे रहकर। तो इन्होंने हमारे लिए बहुत ही ख़राब इमेज क्रिएट करी, जिससे इनको पूरी तरह से मौका मिला कि ये हमें रूल कर सके। और पूरी तरह से ये पॉलिटिकल एजेंडा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इन्होंने वर्ल्ड में जस्टिफाई कर दिया कि हमें क्यों रूल कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? दिस बाइनरी ओरिएंट मीन्स ईस्ट एंड ऑक्सीडेंट्स मीन्स वेस्ट। ये तो आपको पता है कि इन्होंने हमें ईस्ट और वेस्ट के बीच में डिवाइड कर दिया विद द बैड रेपुटेशन। हमारे लिए इतनी गंदी रेपुटेशन बनाई कि हमारे यहाँ लोग आदिवासी होते हैं, ख़राब होते हैं। फिर एक आपको बात बताऊं, ओरिएंट जो है वो एडवर्ड सईद कहते हैं कि ओरिएंट इज़ अ वेस्टर्न फैंटेसी। ये सच नहीं था, ये झूठ था जो बनाया गया था, भ्रमित किया गया था। तो ओरिएंट्स अकाउंट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स बट ऑन फैंटेसी। जो ओरिएंट्स के हमारे बारे में ओपिनियन थे, ओरिएंट्स के जो ओपिनियन थे, हम लोगों के ओपिनियन जो थे ओरिएंट्स के बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो थे, वो ये थे कि हम बिल्कुल बेकार लोग हैं। तो ये सच नहीं था, ये फैक्ट नहीं था, ये फैंटेसी थी। कोई रोज़ नहीं आ रहा था इंडिया में या कॉलोनीज़ में देखने के लिए कि हम कैसे रहते हैं, लेकिन बस वो उन्हीं के थ्रू पता चल रहा था उन्हें, जैसे कि वो बताया जा रहा था हमारे बारे में। व्यूज़ ऑफ द ओरिएंट्स, फिर एडवर्ड सईद के वर्ड्स में है, व्यूज़ ऑफ द ओरिएंट्स आर नॉट बेस्ड ऑन व्हाट मे एक्चुअली एग्जिस्ट इन ओरिएंटल लैंड्स but result from the West dreams, fantasies and assumptions about what this apparently radically different contrasting place contains। अगर ये जो इमेजेस थी ना, वो हमारी सच्ची बात नहीं थी। हम फैक्ट्स में तो ऐसा थे नहीं कि हम खूनी थे, हम दरिंदे थे, हम अनएडवांस लोग थे, हम जानवर खाते थे, हम ऐसा कुछ करते थे। ऐसा कुछ नहीं करते थे हम घर में नहीं रहते थे, हम मिट्टी और मड में रहने वाले, पिग्स के साथ रहने वाले, ऐसी इमेज क्रिएट हुई थी हमारी। और इन्होंने ये जस्टिफाई कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रहना। तो ये एडवर्ड सईद कहते हैं, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन व्हाट मे एक्चुअली एग्जिस्ट इन ओरिएंटल लैंड बट रिजल्ट्स फ्रॉम द वेस्ट ड्रीम, fantasies and assumptions about what this apparently radically different contrast place contains।
और फिर क्या हुआ, ओरिएंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, और फिर इन्होंने इसी सोच को एक इंस्टीट्यूशन में डाल दिया। इंस्टीट्यूशन में मतलब इसको पूरी तरह से एक एजेंडा बना दिया, एक तरीका बना दिया, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया कन्वर्ट करने के लिए इसी फैंटेसी को फैक्ट में। कैसे? ओरिएंट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशंस वुड कन्वर्ट फैंटेसी इनटू फैक्ट्स। वेस्ट प्रमोट ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब, और उसी टाइम वेस्ट ने बहुत प्रमोट किया कि ट्रैवल करो, ग्लोब में जाओ, और ट्रैवलॉग लिखने लगे। जो ट्रैवल के बाद लोग जा कर के उसके बारे में लिखते थे कि हम कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए, क्या क्या देखा, वो ट्रैवलॉग लिखने लग गए। उस ट्रैवलॉग में एक जो फैंटेसी थी इनकी ना, जो अजम्पशन था ना, जो वहाँ पर रह के जो हमारे बारे में सोचते थे कि जो ईस्ट में रहने वाले लोग हैं वो ऐसे रहते होंगे, उसी सोच को इन्होंने अपने वर्क में लिख दिया, ऐसे जैसे कि हम वैसे ही हैं। इन्होंने हमें जाहिल दिखाया जो हम बिल्कुल नहीं थे। तो इन्होंने ऐसा दिखाया कि हम बिल्कुल जाहिल थे, जबकि आप ये जानते हैं कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन के मामले में और शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा आगे था वर्ल्ड से। आपको एक बात बता दूं, हमारी जो लैंग्वेज है संस्कृत, ये आपको थोड़ा सा प्राउड फील होगा अपने इंडिया पे। हमारी जो लैंग्वेज है ना संस्कृत, ये लैंग्वेज इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंशंट लैंग्वेज में मानी जाती है, हिब्रू और संस्कृत को। तो अब आपको ये बता दूं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे आयुर्वेद हैं, जो हमारे वेद हैं, जो उपनिषद हैं, इसमें इतना भंडारा है, ज्ञान का इतना भंडारा है कि वर्ल्ड अब तक उस पर रिसर्च कर रहा है। और आपको एक और बात बता दूं, टी.एस. इलियट और फर्डिनेंड डी सोसर, इन्होंने बाकायदा संस्कृत को पढ़ा था। फर्डिनेंड डी सोसर ने तो पीएचडी करी थी संस्कृत में, और उसके बाद उसने बहुत सारे जो उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर जितना वर्क किया, लिंग्विस्टिक्स के ऊपर वर्क किया, और नेचर एंड साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक वगैरह जो भी आप पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊँगी कि उन्होंने उसमें इसी संस्कृत के रिसर्च करने के बाद, संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ने और पीएचडी करने के बाद जितने फैक्ट्स निकाले वो सारे के सारे हमारी लैंग्वेज से निकाले उन्होंने। ऐसा नहीं कि उन्हें पहले से सब आता था। तो ये मानना कि हम जाहिल थे, ये बहुत बड़ी फुलिशनेस है। जिस ज़माने में एंशंट ग्रीक्स जो थे वो आपके क्रिटिसिज्म में ड्रामा लिख रहे थे और ट्रेजेडी लिख रहे थे, अरिस्टोटल और प्लेटो और सोक्रेटिस जो थे, सोक्रेटिस जो लिख रहे थे, उस ज़माने में हमारे 2nd BC 1st BC में नाट्य शास्त्र लिखा जा चुका था। तो मैं इस बात को इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप ये समझ पाएँ कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि हम ऐसे थे, और हम ये मानते हैं जो कि हम अभी भी इसी सोच से, हम ओरिएंटलिज्म की जो सोच है वो अब आज तक हमारे दिमाग में है, और आज तक हम ये मानते हैं कि हम गलत हैं या हम वेस्ट की तरह नहीं कर रहे तो हम गलत कर रहे हैं। तो आज जो हमारा युवा है वो इसी से तो पीड़ित है कि हम गलत हैं, हम काले हैं तो हम क्रीम लगा रहे हैं बहुत सारी, क्योंकि हम गोरे हो जाएंगे, हम मेकअप कर रहे हैं बहुत सारा, हमारी स्किन ही ब्राउन है, वी आर बॉर्न ब्राउन। तो हमारे दिमाग में ये सारी सोच डली हुई है, ये पोस्ट कॉलोनियल चीज़ों की, और ये कॉलोनियलिज्म की हमारे ऊपर एक तरह से समझ लीजिए छाप है। यही सारी चीज़ें जो हमें आगे आप पढ़ेंगे, इसी के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज आगे आई हैं। तो फिर आपको ये बताती हूँ मैं कि हमारे यहाँ हमें ये जताया जा रहा था, अपनी किताबों में ये लिख रहे थे, आप उठाइए ब्रिटिश कल्चर की, ब्रिटिश की लिटरेचर की किताबें, उस ज़माने की किताबें पढ़िए जब हमारे यहाँ रूल था, कॉलोनी रूल था। तो देखिए एक भी राइटर ने हमारे बारे में बहुत अच्छा नहीं लिखा। इंडिया के बारे में तो छोड़िए, अफ्रीका है, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, इन सब के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा। हमें लुटेरे, हमें न जाने क्या क्या बताया है, गंवार बताया है, इलिटरेट बताया, अनएडवांस पैसिव बताया है, और ये इन्होंने दिखाया कि हम उनका पूरा हक बनता है हमें सिविलाइज करने का, रीस्ट्रक्चर करने का। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ड सेड अपने वर्ड्स में कहते हैं, सुटेबल फॉर स्टडी इज़ द एकेडमी, फॉर डिस्प्ले इन द म्यूजियम, फॉर रिकन्स्ट्रक्शन इन द कॉलोनी ऑफिस, फॉर theoretical illustration in anthropological, biological, linguist, racial and historical thesis about mankind and the universe, for instance of economic, sociological theories of development, revolution, culture, personality, national और regional character। ये इन्होंने ओरिएंटलिज्म में लिखा है, पेज नंबर 7 और 8 पे इन्होंने ये लिखा कि ये बाकायदा दिखाया गया, हमें हर तरह से वीक दिखाया गया, हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमारे पैसे को, हमारे रेशियल डिफरेंसेस को, हर चीज़ को बायोलॉजिकली हमें कमज़ोर दिखाया गया कि ये पतले दुबले होते हैं। तो हम बहुत मेहनत करने वाले लोग होते थे, इसलिए हम पतले दुबले और हट्टे कट्टे नहीं होते थे, मोटे नहीं होते थे। इंडियंस गाँव में खेतों में काम करने, हम फार्मर्स हैं, हम एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ करते, तो हम उस पर फार्मिंग करते, इसलिए हम पतले
दुबले होते थे, ये दिखाते थे उस इमेज को कि हम पतले दुबले इसलिए होते हैं क्योंकि हम बायोलॉजिकली वीक हैं, भूखे हैं, भुखमरी से ग्रसित है। आप अभी भी उठा के कोई फिल्में देखेंगे उस टाइम की जब अंग्रेज़ों का राज था, तो वो हमें बहुत ही ख़राब वर्ड से ट्रीट करते थे। ऐसा नहीं कि वो हमें सिर्फ वो गुलाम बनाते थे हमें। आपने देखा होगा तुम्हें तमीज़ सिखानी पड़ेगी, ऐसे वाले वर्ड्स यूज़ होते थे, तुम्हें बताना पड़ेगा। भगत सिंह वगैरह की फिल्में देखिए तो आपको दिखेगा उसका असर। फिर आगे बढ़ते हैं और इन्होंने क्या किया, ओरिएंटलिज्म को एक लिटरेरी एंड क्रिएटिव बना दिया। इन्होंने क्या किया, इसको ना एक किताबों में जब लिखा तो ये जब किताबें पढ़ी गई ना तो ये सब्जेक्ट मैटर हो गया वेस्टर्न लिटरेचर का। एक ने लिखा तो दूसरे ने भी वैसे ही लिखा और तीसरे ने भी वैसे ही लिखा। जैसे कि अफ्रीकन्स को गुलाम लिखा तो स्लेव जब भी बनेगा वो कोई काला आदमी ही बनेगा। अगर स्लेव उनकी कहानियों में कोई होगा तो वो काला आदमी ही होगा। अगर रानी होगी, प्रिंसेस होगी तो वो ब्लैक या साउथ इंडियन या इंडियन या अफ्रीकन लड़की नहीं हो सकती। उनकी रानियों में, उनके लिटरेचर में जो मालकिन बनेगी वो हमेशा, रानी जो बनेगी वो हमेशा वाइट होगी। कोई इस तरह से सुपीरियर इमेज दे दी। और फिर क्या किया इन्होंने ओरिएंट इज लेजिटिमेटिंग एंड सेल्फ परपेचुएटिंग। इसको लेजिटिमेट बना दिया। धीरे धीरे इस आइडिया में सच्चाई दिखने लग गई और ये एकदम लीगल लगने लग गया कि हाँ ठीक है, अगर वो राज कर रहे हैं और अगर वो संभाल रहे, सुधार रहे तो ठीक कर रहे। और सेल्फ परपेचुएटिंग मतलब ये अपने आप बढ़ता गया, फलता फूलता गया। ये सोच अपने आप बढ़ती गई और फलती फूलती गई। ओरिएंटलिज्म रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस टू जस्टिफाई द propriety of Western colonial rule in foreign lands. They are a vitally important part of the arsenal of empire. They legitimate the domination of other peoples and lubricate the political and judicial structures which maintains colonial rule through physical coaction. इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल लेजिटिमेट दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया कि हाँ बिल्कुल सही है। फिर आगे क्या होता है, ओरिएंटलिज्म इज लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। ये अंदर से लेटेंट वर्ड और मैनिफेस्ट वर्ड ना सिगमंड फ्राइड से लिया गया है। सिगमंड फ्राइड ने लेटेंट और मैनिफेस्ट ड्रीम्स के लिए यूज़ किया था। तो इन्होंने इसको यूज़ किया और कहा कि ये ना एक अंदर हिडन एजेंडा भी था और ऊपर से भी एजेंडा था। जैसे कि अगर आपको ये बताऊं कि दो अलग अलग टाइम में ओरिएंट के ऊपर या इंडियंस के ऊपर या अफ्रीकन्स के ऊपर कोई राइटर लिख रहा है, ब्रिटिश राइटर, मान लीजिए एक हार्ट ऑफ द डार्कनेस लिख रहा है, आपका जोसेफ कर्नाड लिख रहा है, हार्ट ऑफ द डार्कनेस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और एक कोई और लिख रहा है, तो उन दोनों के वर्क में जो उनका मैटर होगा वो फ़र्क हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है, मगर उनका जो उनका अंदर हिडन एजेंडा है वो जो है वो लेटेंट है। सबके अंदर हेट है, रिजेक्शन है, अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना है और हमें इन्फीरियर दिखाना है। मैनिफेस्ट मतलब उसकी डिटेल्स फ़र्क हो सकती है, वो अफ्रीका के बारे में लिख सकता है और कोई इंडिया के बारे में लिख सकता है। दो अलग अलग राइटर्स जो ब्रिटिश राइटर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, दोनों अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं। हमारी फीचर के ऊपर की शैलो डिटेल्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है, मगर अंदर से छुपा एजेंडा हमेशा यही है कि हमें हारना है, हम इन्फीरियर हैं। तो इस तरह से ओरिएंट इज़ लेजिटिमेटिंग एंड सुपर सेल्फ परपेचुएटिंग। सेकेंड, लेटेंट ओरिएंटिज्म एंड मैनिफेस्ट ओरिएंटिज्म। और तीसरा एक आपको जो मैंने बताया वो ये था कि ओरिएंटिज्म जो था वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था और इसको एक लिटरेरी एंड क्रिएटिव एजेंडा बना दिया गया था। तो ये सब कुछ आपको ओरिएंटिज्म में पढ़ना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओरिएंटलिस्ट नॉलेज प्रोड्यूस एट डिफरेंट हिस्टोरिकल जंक्शंस। तो ओरिएंटलिज्म को में आखिरी में ओरिएंट्स को हारना है, आखिरी में उनको इन्फीरियर ही दिखाना है। ये नहीं है कि उन्हें अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने अलग अलग राइटर्स भी अगर लिखेंगे, हिडन एंड लेटेंट में मैनिफेस्ट और लेटेंट में ये है कि अगर डिटेल ऊपर की शैलो वाली जो है वो डिफरेंट हो सकती है, मगर अंदर हिडन एजेंडा यही है कि उनको इन्फीरियर दिखाना है, वेस्ट को ईस्ट को इन्फीरियर दिखाना है। और ये बहुत बुरी तरह से उनके हट जाने के बाद भी, कॉलोनीज़ के चले जाने के बाद, कॉलोनियल रूल के ख़त्म होने के बाद भी दिमाग पे है और आज तक ये चीज़ है कि इसका असर दिख रहा है और दिखता है। जो रेसिस्ट ओपिनियन है ये एक तरह से प्रेजुडिस नहीं, एक मतलब समझ लीजिए आप खास करके बनाई हुई इमेज है ओरिएंट्स के लिए ओरिएंटलिज्म। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में